हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज हम CGP-TTM बायोकेमिस्ट्री के मेन एग्ज़ाम के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये CGP-TTM बायोकेमिस्ट्री मेंस का सिलेबस है। आज मैं आपको सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनल टॉपिक के पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मेंस के पहले मैं मेंस के सारे टॉपिक्स को कवर कर दूं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे ये करने का मोटिवेशन मिलता रहे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेंस के पहले सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम से पहले ही कवर करके मिल जाए कि लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना होगा। मैंने सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनल के टॉपिक पर पार्ट 1 में काफ़ी कुछ ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक एक्सक्लूसिवली ट्यूबुलर मेम्ब्रेन से बना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ये बेसिकली फ्लूइड से भरा होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा 2 टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि जो राइबोसोम होता है वो अटैच नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें एक स्मूथ अपीयरेंस होती है। ये एक स्टोरेज ऑर्गेनेल होता है जो कि लिपिड स्टेरॉइड्स के प्रोडक्शन में एसोसिएट होता है। ऑल्सो इसका जो काम है वो सेल के डिटॉक्सिफाइंग में रिस्पॉन्सिबल होना भी होता है। ये बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स में पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि इसमें राइबोसोम अटैच होता है जिसकी वजह से इसमें एक रफ अपीयरेंस होती है। ये सिस्ट्रेन ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल से मिलकर बनी होती है जो कि सेल के चारों तरफ पाई जाती है। एंड इसका जो मेन काम है वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर में भी इन्वॉल्व होना होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपरेटस के साथ वर्क करता है और न्यू प्रोटीन्स को सेल में उनकी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। ये मूव करता है उनको एक जगह से दूसरी जहां उन्हें जाना होता है। ये मैम्ब्रेन्स कंटिन्यूस फोल्ड होकर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन की आउटर लेयर को इवेंचुअली ज्वाइन कर लेती है। एक्सेप्ट हमारे स्पर्म्स एंड ब्लड सेल्स होते हैं, इनकी मैम्ब्रेन्स में ये वर्क नहीं होता है। प्रोटीन्स लाइक मॉलिक्यूल्स प्रोटीन लाइक जैसे अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये एक तरह से इंट्रासेलुलर हाईवे की तरह वर्क करता है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें सेल का ट्रांसपोर्ट ये एक सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। राइबोसोम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है हो जाता है। सिमिलरली जो अनअटैच्ड राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं। लिपिड्स भी लिपिड्स में भी उसके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो कि ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP प्रोड्यूस करता है जो कि सेल के थ्रू यूज मेन एनर्जी मॉलिक्यूल है। माइटोकॉन्ड्रिया टिपिकली क्या होता है कि राउंड होता है, राउंड टू ओवल शेप में होता है, जिसका जो साइज रेंज है ना वो होता है 0.5 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है। इन एडिशन अगर आप देखें फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया सेल सिग्नलिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है। हीट जनरेट करता है एंड सेल ग्रोथ को मीडिएट करता है एंड डेथ के लिए कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। बेसिकली क्या है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह वर्क करना भी होता है। इनका सेल में जो मेन रोल है वो न्यूट्रिएंट का ब्रेक डाउन करना और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जनरेट करना होता है बेसिकली। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो हर सेल में वेरी करता है। लाइक कुछ सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बहुत ज़्यादा नंबर्स में होती है और कंपेयर टू कुछ उसमें बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इरेथ्रोसाइट यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। वही अगर आप लीवर सेल्स और मसल सेल्स की बात करते हैं
तो इसमें 100 to 1000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कंपेयर टू अदर ऑर्गेनेल डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन्स एंड वन यूनिक जीनोम प्रेजेंट होता है, जिसका काम रिप्रोडक्शन करके बाइनरी रिप्रोडक्शन करना होता है बाइनरी फिजन के थ्रू। माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम का कई सारे ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंट भी होता है। लाइक बेसिकली वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसकी डबल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो ल्यूमेन को 2 डिफरेंट एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है। जो इनर कंपार्टमेंट होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। वही जो आउटर मेम्ब्रेन होता है साइटोप्लाज्म के साथ मिलके एक बाउंड्री फॉर्म कर लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ना उनका अपना सर्कुलर डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम, ये सब प्रेजेंट होते हैं। और अदर कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ये सारे ही के सारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल को प्लास्टिड कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक प्लांट में फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। इसका जो मेन काम है वो फूड का सिंथेसिस करना और उसको स्टोर करके रखना होता है। अर्नस्ट हैकल ने प्लास्टिड की डिस्कवरी करके इसे प्लास्टिड नाम दिया, बट एंड्रियस फ्रांस विलियम स्किम्पर ने इसे अच्छे से डिस्क्राइब किया। इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो इसने क्या कहते हैं एंड्रियस फ्रांस विलियम ने किया। ठीक है। प्लास्टिड में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जिन प्लास्टिड में अदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं हम उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। सिमिलरली अगर आप देखते हैं तो प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के होते हैं जिनका मेन काम फूड स्टोरेज करना होता है। प्लास्टिड भी अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, गेरेंटोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट। राइबोसोम सेल का एक सिग्निफिकेंट ऑर्गेनेल होता है जो कि प्रोटीन एंड आरएनए का बना होता है, जिसका मेन काम जेनेटिक कोड को ट्रांसफर करके अमाइनो एसिड की चेन बनाना होता है। क्या होता है कि एवरी लिविंग सेल में जो राइबोसोम है वो सिग्निफिकेंट नंबर में होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम फ्रीली प्रेजेंट होता है एंड इन यूकैरियोटिक सेल्स में ये अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन से। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। इसे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है और एक स्मॉल एक लार्ज। प्रोकैरियोटिक्स में 70s राइबोसोम होते हैं, बल्कि यूकैरियोटिक्स में 80s राइबोसोम्स होते हैं। एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड करके उसे डिकोड करता है, वहीं अमाइनो एसिड बिगर सब यूनिट्स के साथ बाइंड करके प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। रोमानियन बॉर्न अमेरिकन सेल बायोलॉजिस्ट जॉर्ज ई पैलेट ने 1955 में राइबोसोम को डिस्कवर किया था। जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही यूज होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन राइबोसोम से बाउंड करके सिंथेसाइज होते हैं वो सेल से बाहर कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या होता है? ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, जो कि सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक पंचेस और सिस्ट्रेन से मिलकर बना होता है। ठीक है। इसे हम गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसका जो नाम था वो साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी के नाम से पड़ा, जिसने इस ऑर्गेनेल की खोज की थी। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि सेल में साइटोसोल्स में प्रेजेंट होता है। गोल्जी एपरेटस का क्या काम है ना, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का वो ऑर्गेनेल है जिसका काम मॉलिक्यूल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव करके उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का होता है। ये बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी का
जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन की पैकेजिंग एंड उसका सिक्रीशन करना होता है। जो प्रोटीन इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिले होते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करके उनको उनके फाइनल फॉर्म में पहुंचाने का काम भी करता है। क्या होता है, गोल्गी बॉडी जो सीरीज है फ्लैट एंड सेक से जो मिलकर बना होता है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक्सटेंडेड होता है। गोल्गी एपरेटस में वेरियस टाइप के ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एक्सेट्रा अदर उनका सिंथेसिस भी होता है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल के कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनका सिंथेसिस भी हम गोल्गी एपरेटस में ही उसका सिंथेसिस भी हमारा गोल्गी एपरेटस में होता है, ठीक है। माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। इसमें अदर ऑर्गेनेल जैसे ग्लाइकोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में ये ऑर्गेनल पर्टिकुलरली अबंडेड होता है सेल्स के लिवर सेल्स में या फिर किडनी सेल्स में, ठीक है। माइक्रोबॉडीज को एक बायोलॉजिस्ट थे रोडिन ने 1954 में माउस की किडनी के प्रोक्सिमल कोवुलर ट्यूब्यूल में डिस्कवर किया। बेसिकली ये ट्यूब्यूल क्या होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेवल में डिस्कवर हुआ था ट्यूब्यूल के। लेटर बाद में 1958 में पॉटर एंड कॉलफील्ड ने भी प्लांट में इसे सेम रिपोर्ट किया। माइक्रोबॉडीज सेल के न्यूमेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। माइक्रोबॉडीज के जो एंजाइम्स हैं उनका जो मेन फंक्शन क्या होता है कि वो फैट्स, प्रोटीन्स और अल्कोहल होते हैं उनका डिकम्पोजिशन करना होता है। माइक्रोबॉडीज प्लांट के फोटो रिस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, ये पेरोक्साइड्स का डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है, ठीक है। और नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन सेल के अंदर प्रेजेंट सभी मटेरियल से मिलकर बना होता है एक्सेप्ट न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में पूरी तरह घूमने वाला ये एक तरह का नेटवर्क है जो कि फिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल्स से बना होता है। ये सेल में पाया जाता है, ये डिफरेंट क्रिएचर्स में डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड टैटरिंग द ऑर्गेनल के अलावा मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स के फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि जैसे कितने टाइप के होते हैं हमारे माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये होते हैं, ठीक है। अगर आप पहले देखेंगे कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, ये ना एक थ्रेड लाइक प्रोटीन फाइबर्स होता है जिसका जो डायमीटर है वो 3 to 6 नैनोमीटर होता है। ये पर्टिकुलरली मसल सेल्स में पाया जाता है। इनमें क्या होता है कि जो एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट जो होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वही अगर आप देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे स्मॉल, हॉलो एंड राउंड ट्यूब्स होते हैं विद अ डायमीटर ऑफ 24 नैनोमीटर्स। ये प्रोटीन एंड ट्यूब्यूनल से मिलकर बने होते हैं। 13 ट्यूब्यूनल से मिलकर एक सिंगल ट्यूब बनती है। ये सेल डिवीजन में भी के टाइम पर भी सेलुलर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं क्रोमोसोम में और उसकी डिवाइड में हेल्प करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का डायमीटर 10 नैनोमीटर का होता है और ये टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सेल को। टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब एक सेल को जो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये कैरेटिन्स एंड न्यूरो फिलामेंट्स के फॉर्मेशन को भी फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट, सीलिया एंड फ्लैचुला। सीलिया एंड फ्लैचुला वो सेल ऑर्गेनेल हैं जो स्ट्रक्चरली तो सिमिलर हैं बट डिफरेंट होते हैं उनके लेंथ एंड फंक्शन में। सीलिया क्या होता है, ये आपको मोस्टली जैसे पैरामीशियम ऐसे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट मिल जाता है। सीलिया हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है मोटाइल, एक होता है नॉन मोटाइल। मोटाइल सीलिया क्या होता है, ये ह्यूमन बॉडी के रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में पाई जाती है।
ये एयर में जो म्यूकस को फ्लो करती है और ओवा को ओवरी से यूट्रस तक ले जाने का काम करती है। वहीं अगर आप देखेंगे नॉन मोटाइल सीलिया का क्या काम होता है, ये सेंसरी सीलिया, इसे हम सेंसरी सीलिया या फिर प्राइमरी सीलिया भी कहते हैं। ये सेंसरी ऑर्गेनल्स की तरह एक्ट करता है। ये एक एंटीना की तरह रिएक्ट करके सेल से सिग्नल को रिसीव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सीलिया हेयर सेल्स या फिर हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इसमें ये प्रेजेंट होता है फ्लैजुला में, वो नॉन मोटाइल सीलिया में प्रेजेंट होता है। फॉर फ्लैजुला अगर आप देखेंगे तो फ्लैजुला क्या होता है कि हमारा लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकले होते हैं। ये एंटायर सेल को मूव करता है फ्लैजुला के थ्रू। फ्लैजुला क्या होता है, ये बेसिकली आपका बैक्टीरिया, स्पर्म सेल्स, ये सब इनमें पाया जाता है। सीलिया एंड फ्लैजुला एक स्पेशलाइज ग्रुपिंग होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जिसे हम बेसल बॉडी भी कहते हैं। ये सब्सटेंस सेल के अराउंड मूव करने में हेल्प करते हैं एंड ये जो सब्सटेंस होते हैं इनका फ्लो ट्रैक्ट के अलोंग होता है, ये ट्रैक्ट के अलोंग डायरेक्ट मूव करते हैं, बेसिकली एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसा जैसा हमारी जो ट्यूब्यूल या हमारे जो फ्लो ट्रैक्ट है उनमें उनके अकॉर्डिंग ये उस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। सीलिया एंड फ्लैजुला जो होते हैं ये बहुत मोस्ट कॉमन ऑर्गेनल होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, जो कि लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं। ऑर्गेनिज्म सीलिया की हेल्प से मोर एफिशिएंटली एंड फास्टर मूव कर सकता है। ठीक है, अब है सेंट्रीसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल को फर्स्ट टाइम 1883 में एडवर्ड वैन बेनेडन ने देखा था, लेकिन इसे सेंट्रियोल नाम 1895 में थियोडर बोवेरी ने दिया। ठीक है, सेंट्रियोल ट्यूब्यूनल प्रोटीन से कंपोस्ट होकर एक सिलेंडर जैसा असेंबल होता है और ये एक कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। सेंट्रियोल एक माइक्रो ट्यूब्यूल यूनिट होती है जो कि सेंट्रोसोम बनाती है। सेंट्रोसोम क्या होता है, जिसमें हमारे 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, वो एक दूसरे की तरफ राइट एंगल करके एक इनॉर्मस मास मटेरियल बनाते हैं जिसमें हमारे 100 से भी ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्म में होता है। ये क्या करता है, ये सेल साइकिल के में जो एस फेज होता है ना उसमें ये डुप्लीकेट हो जाता है और ये मदर सेल एंड डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। अगर मेन डिफरेंस पूछा जाए सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में तो वो ये है कि सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट है जो सेंट्रोसोम फॉर्म करता है, वहीं सेंट्रोसोम क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और एक ऑर्गेनेल है जो कि 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फंगीज होते हैं जिसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। उसके बारे में हम आगे बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है जिसमें वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग वेरियस सब्सटेंस फिल होते हैं। ठीक है, वैक्यूल का मीन्स बेसिकली क्या होता है कि एम्प्टी स्पेस होता है। वैक्यूल के सराउंडिंग में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स को ही पास करने देती है। ठीक है, वैक्यूल्स वेरियस सब्सटेंस स्टोरेज एंड डिस्पोजल में भी हेल्प करता है। इसमें क्या होता है कि जो अदर न्यूट्रिएंट जो एंड फूड होता है उसको स्टोर हम कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत सेल को सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी होती है, मतलब आगे ज़रूरत होती है। ठीक है, वो फूड और न्यूट्रिएंट को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। वहीं सिमिलरली अगर हम में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं ताकि हमारी जो सेल है उसको कंटेमिनेशन से बचाया जा सके। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एनिमल और प्लांट दोनों ही सेल का स्ट्रक्चर बना है और दोनों में वैक्यूल्स आपको इजीली दिख रहा होगा। प्लांट में जो वैक्यूल्स होता है वो कंपेयर टू एनिमल सेल से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये सेल का 80% पार्ट को एक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे भी ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ गाइस।